नमस्कार दोस्तों, टीएस की बात में आपका स्वागत है। आजकल देश में तीसरे मोर्चे की काफी हलचल हो रही है और इसकी कवायद भी हो रही है। आखिर तीसरे मोर्चे में कौन लोग हैं, कौन इसका नेतृत्व करेगा, उनका जनाधार क्या है, कांग्रेस को इसमें क्यों नहीं शामिल किया गया, इन्हीं सब विषयों के ऊपर आज चर्चा करूंगा। मित्रों, आपको जैसा मालूम ही होगा कि इस समय देश में एक राजनैतिक व्यापारी आया हुआ है जिसका नाम है प्रशांत किशोर। वह सभी राजनैतिक दलों को बड़े बड़े सपने दिखा रहा है। कभी ममता बनर्जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने की कवायद कर रहा है, कभी शरद पवार को देश का प्रधानमंत्री बनाने का कवायद कर रहा है, तो कभी शरद पवार को तीसरे मोर्चे का अध्यक्ष संरक्षक बनाने की कवायद कर रहा है। इसी सब विषयों की चर्चा के लिए शरद पवार के घर पर विरोधी दलों के नेताओं का एक जमावड़ा हुआ था, लेकिन उसमें कोई सहमति नहीं बन पाई, कोई मूर्त रूप नहीं ले पाया। वो बैठक हुई, चाय पानी पिए और चलते हुए। तो दोस्तों, यह क्यों हो रहा है? शरद पवार के ही संरक्षण में महाराष्ट्र में आघाड़ी सरकार चल रही है। रोज खटपट है, रोज भ्रष्टाचार का समाचार आ रहा है। कभी कांग्रेस नाराज हो रही है, कभी शिवसेना नाराज हो रही है, कभी शरद पवार की पार्टी नाराज हो रही है। तो इस तरह से अगर एक राज्य को नहीं संभाल पा रहे हैं तो देश को क्या संभाल पाएंगे। दूसरा, जो संभावित दावेदार हैं प्रधानमंत्री के, उसमें एक शरद पवार है। शरद पवार का पूरा कुनबा लूट खसोट भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और वो वंशवादी राजनीति को बढ़ावा देते हैं। दूसरी दावेदार हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने बंगाल का क्या हाल कर दिया। बंगाल में कोई विकास नाम का चीज नहीं है। विकास में सामंतवादी नीतियां अपनाई जा रही हैं। बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के राज्य में राजनैतिक भ्रष्टाचार चरम पर है। अगर ममता बनर्जी के खिलाफ कोई भी आदमी कुछ कहता है तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो क्या ऐसे लोगों से देश चल पाएगा? क्या ऐसे लोग देश को चला पाएंगे? दूसरी बात, ममता बनर्जी का बंगाल को छोड़कर पूरे देश में कहीं राजनीतिक आधार नहीं है। इसी तरह से शरद पवार का देश में अगर महाराष्ट्र को छोड़ दिया जाए तो कहीं भी राजनीतिक आधार नहीं है। उनके मोर्चे में जो लोग संभावित हैं, सम्मिलित होने वाले हैं, उनका भी कहीं कहीं किसी स्टेट में थोड़ा थोड़ा सा असर है। कांग्रेस अपनी डफली अलग बना रही, उनका भी राजनीतिक आधार सिकुड़ता जा रहा है। यह क्यों सिकुड़ता जा रहा है? क्योंकि राहुल गांधी को राजनीतिक समझ नहीं है, उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं, जिससे उनकी पार्टी को आए दिन पराजय का मुंह देखना पड़ रहा है। तो इस तरह से ये तीसरे मोर्चे का मुझे नहीं विश्वास होता है कि ये मूर्त रूप ले पाएगा। अगर तथाकथित तीसरा मोर्चा बन जाएगा तो देश में 3 फ्रंट हो जाएंगे, एक यूपीए, एक एनडीए और एक तीसरा मोर्चा। कांग्रेस को इस मोर्चे में नहीं शामिल किया गया है। इसका आधार क्या है? ये तो जो लोग इस मोर्चे के बनाने में कवायद कर रहे हैं उन्हीं के पास इसका जवाब मिलेगा। क्या अगर कांग्रेस तीसरे मोर्चे में नहीं शामिल है तो क्या डीएमके कांग्रेस का साथ छोड़कर थर्ड फ्रंट में आएगा? ये भी एक विचारणीय पहलू है।
अगर इस समय देखा जाए तो शरद पवार की पार्टी का पूरे देश में कोई जनाधार नहीं है, केवल महाराष्ट्र में है, वो भी 2-3 जिलों में उनके गृह नगर में ही है, बाकी वो भी राजनीतिक हाशिए पर है। देश के अन्य हिस्से में भी शरद पवार के पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। इसी तरह ममता बनर्जी के पार्टी का पश्चिम बंगाल के अलावा उनका पूरे देश में कहीं भी राजनीतिक आधार नहीं है, तो तीसरे मोर्चे की कवायद केवल कागजों पर ही रहेगा। ममता बनर्जी के क्रियाकलापों से पूरा देश वाकिफ है। वह संविधान को मानने को तैयार नहीं है, बंगाल की जनता को सुरक्षा दे नहीं पा रही हैं, दूसरे राजनीतिक दल के विचारधारा वाले पार्टी को वोट देने वाले मतदाताओं को मौत के घाट उतार दिया जा रहा, उनका घर जला दिया गया है, उनकी संपत्ति लूट ली गई है, महिलाओं के खिलाफ यौन दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ऐसे पार्टी का देश में कोई भी वोट नहीं देगा। जितनी भी पार्टियों को तीसरे मोर्चे में सम्मिलित होने का दावा किया जा रहा है, उनका किसी भी प्रांत में उपस्थिति नहीं है। अतः यह तीसरे मोर्चे की कवायद केवल कागजों में ही रहेगा। शरद पवार खुद भी महाराष्ट्र में कोई अस्तित्व नहीं हो, बड़े मुश्किल से 4-5 लोकसभा सीटें जीत पाते हैं, अपने गृह नगर में जीत पाते हैं। ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री बनने का गुब्बारा फूट जाएगा। वैसे भी ममता बनर्जी प्रजातंत्र की अनादर करने वाली तथा सामंतवादी विचारधारा को फॉलो करने वाली हैं, संवैधानिक संस्थाओं का अनादर करने वाली हैं। जब यह देश इंदिरा गांधी की सामंतवादी नीति को नहीं सहन किया तो ममता बनर्जी को कोई सुनने वाला नहीं है। ममता बनर्जी की कौन वोट देगा? यह एक ख्याली राजनीतिक पुलाव है और ये पक नहीं पाएगा। और मित्रों, एक बात और भी मैं बता दूं कि ममता बनर्जी जैसे भ्रष्ट सामंतवादी कूप महिला को इस देश में राज करने का मौका किसी भी कीमत पर नहीं मिलना चाहिए। पश्चिम बंगाल में क्या उन्होंने दुर्दशा किया है? पश्चिम बंगाल विकास के दौर में पिछड़ गया है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, सरकारी खजाने को लूटा जा रहा है, वंशवादी प्रक्रिया के तरफ बढ़ रही है ममता बनर्जी। ऐसे लोगों का प्रजातंत्र में कोई स्थान नहीं है। दोस्तों, अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं पुनः कर रहा हूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।